एक शाम की बात है। ठंडी के मौसम में मैं अपने घर पर रजाई में दुबका हुआ था। इतने में ही मेरे फोन की रिंग बजने लगी। हालांकि रजाई छोड़कर उठने का मेरा जरा भी मन नहीं था, मगर हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। यही सोचकर मैं बिस्तर पर से झाड़कर उठा और फोन के पास गया तो पाया कि मेरे दोस्त रमन का कॉल है। रमन और मैं हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। रमन मेरे से उम्र में काफी बड़ा है। खैर, मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से रमन बोला, और कैसा है तू? सब बढ़िया? इस पर मैंने कहा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। इस पर रमन बोला, भाई मुझे तेरे से कुछ काम था। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। दरअसल मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था और तू तो जानता है मेरी नाइट ड्यूटी है। बस तू एक रात के लिए मेरी ड्यूटी करेगा। रात भर माँ के पास मैं रुक जाऊंगा। चूंकि रमन मेरा काफी अच्छा दोस्त था और फिलहाल मुसीबत में था, इसलिए मैं उसे ना नहीं बोल पाया। मेरे से हाँ का जवाब सुनते ही रमन ने शुक्रिया बोलकर फोन रख दिया। मैंने दोस्ती के नाते रमन को हाँ बोल तो दिया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि रमन का काम ही कुछ ऐसा था। दरअसल रमन तब एक मुर्दा घर में पहरेदारी का काम किया करता था। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं ये काम सही से कर भी पाऊंगा या नहीं, पर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। लिहाजा मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और रात होने का इंतजार करने लगा ताकि रमन की ड्यूटी के टाइम पर मैं निकल जाऊं। रमन की ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी। सबसे पहले तो मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, मगर सबने मुझे साफ तौर पर रमन का काम करने से मना कर दिया। लेकिन मैं नहीं माना। एक वक्त पर रमन भी मेरे काफी काम आया था, तो अब मेरी बारी थी दोस्ती साबित करने की। रात के तकरीबन 8:45 बजे तक मैं उस मुर्दा घर की तरफ निकल गया जहां रमन काम करता था। चूंकि मेरे घर से वो मुर्दा घर 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक उस मुर्दा घर के बाहर खड़ा था। वो मुर्दा घर जिस जगह पर था वहां आसपास और कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगल के। मुर्दा घर के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी और उसी कुर्सी के ऊपर एक मैला सा चादर रखा हुआ था। शायद वो चादर ठंड से बचने के लिए था। लिहाजा मैंने उस चादर को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया और उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए कुर्सी बार बार झूले की तरह हिल रही थी। पता नहीं रमन पूरी रात इसके ऊपर कैसे बैठा रहता होगा। ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। एक तो सर्द की रात, ऊपर से जो हवाएं चल रही थी वो ना सिर्फ बदन के ऊपर बल्कि शरीर के अंदर हड्डियों को भी कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि अगर ऐसी ही ठंड लगती रही तो मैं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा। वो मैली सी चादर मुझे उसके आर पार दिख रहा था, तो फिर वो मुझे ठंड से कैसे बचा पाएगी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और दूसरी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाने जा ही रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने अपना फोन निकाला तो पाया कि रमन का कॉल आ रहा है। मैंने तुरंत फोन उठाया तो सामने से रमन ने कहा, सुन, तुझे सिगरेट पीने की आदत है ना, पर वहां मुर्दाघर के बाहर सिगरेट मत पीना। अगर पीना ही है तो थोड़ा दूर जाकर पीना सिगरेट। इस पर मैंने रमन से कहा, क्या टाइमिंग है बॉस, अभी मैं सिगरेट सुलगाने जा ही रहा था, पर यहां सिगरेट क्यों नहीं पीना है? इस पर रमन बोला, वहां वो सब छोड़,
तू बस इतना जान ले कि वहां सिगरेट नहीं पीना है। इतना कहकर रमन ने फोन कट कर दिया। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे रमन मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। वहां से थोड़ा दूर हटकर सिगरेट जलाया और वहीं पर सिगरेट पीकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। पहले तो ठंड ज्यादा थी ही, पर अब इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा। मैंने तय किया कि आसपास से कहीं लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता हूं। आग ताप कर शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और आसपास के पेड़ों से थोड़ी बहुत पतली पतली टहनियों को तोड़कर वापस अपनी कुर्सी के पास आ गया और जमीन पर टहनियों को सजाकर जेब से लाइटर निकाला और आग जलाने लगा। पर क्योंकि ओस की वजह से सारी टहनियां भींगी हुई थी, इसलिए उनसे आग जल नहीं रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह मैंने उन टहनियों को आग लगा ही दिया और मुर्दाघर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। ठंड के मौसम में वो आग दवा का काम कर रही थी। आग ताप कर सुकून मिल रहा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि आज तो मैंने रमन का काम कर दिया, मगर कल से मैं नहीं करूंगा और किसी ना किसी बहाने से उसे मना कर दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे से एक आवाज आई, आग बुझाओ जल्दी, हमें तकलीफ हो रही है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा, मगर पीछे मुर्दाघर के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था, ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। तो फिर आवाज किसने दी होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और मुर्दाघर के दोनों बगल झांकने लगा। कहीं कोई है तो नहीं, मगर वहां सच में कोई नहीं था। मुझे काफी हैरानी हुई, मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद ये मेरा वहम होगा। इतना सोचकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और आग तापने लगा। अभी मैं आग ताप ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कंधे पर हाथ महसूस होते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी यहाँ आया कहाँ से, क्योंकि वहां आसपास उस मुर्दाघर के अलावा दूसरा कोई घर नहीं था। अगर था तो सिर्फ घना जंगल। तो ऐसे में ये आदमी कहां से आ गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, यहां पर आंख क्यों जलाया तुमने? तुम नहीं जानते हमें तकलीफ होती है। इस पर मैंने कहा, तकलीफ? पर आपको क्या तकलीफ होती है और आप रहते कहाँ हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, ये मुर्दाघर, यही तो मेरा घर है। इतना कहकर वो आदमी मुर्दाघर की तरफ जाने लगा और मुर्दाघर के दरवाजे पर जाकर एक दफा मेरी ओर देखते हुए मुर्दाघर के अंदर घुस गया। मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि जिस दरवाजे से होकर वो आदमी घर के अंदर गया था उस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। वो आदमी दरवाजे के आर पार होकर मुर्दाघर के अंदर चला गया। मगर ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी दरवाजे के आर पार कैसे जा सकता है? मुझे समझ आ गया था कि मेरा यहाँ रुकना कतई ठीक नहीं होगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा और सुबह होते ही घर से बाहर निकला। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र रमन से किया तो उसने कहा, मैंने तुझे वहां सिगरेट पीने से इसलिए मना किया था
क्योंकि उन मुर्दों को आग बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मुझे ये नहीं पता था कि तू आग जलाएगा, वरना मैं इसके लिए भी तुझे मना कर देता। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस मुर्दाघर के पास नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं बेरोजगार हुआ करता था। पिताजी का देहांत हो जाने के बाद उनका लिया हुआ सारा कर्जा मेरे सर पर आ गया, और क्योंकि मैं घर का इकलौता बेटा था तो सारी जिम्मेदारी भी। हालांकि मैं गांव में छोटे मोटे काम कर रहा था, मगर उन कामों का कोई ठीक ठिकाना नहीं था। आज चालू तो कल बंद। ऐसे में मुझे तलाश थी एक मजबूत टिकाऊ नौकरी की। ऐसे ही एक शाम मैं घर पर बैठा लाइफ के बारे में सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने मेरा दोस्त किशोर था। किशोर जो कि पहले गांव में रहा करता था, पर शहर में बढ़िया नौकरी मिल जाने की वजह से वो अब शहर में सेटल हो गया है। खैर, किशोर मुझसे मिलने आया था। हमारे बीच बातचीत शुरू हुई, जिस दौरान मैंने उसे अपनी पूरी परेशानी बताई। तो मेरी बात सुन किशोर बोला, एक काम कर, तू कल मेरे साथ शहर चल, वहां कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। किशोर की बात सुन मैं काफी खुश हुआ। अगली सुबह हम लोग शहर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। चूंकि शहर हमारे गांव से थोड़ा दूर था तो पहुंचते पहुंचते शाम होना तय है। बहरहाल ठीक शाम के 7 बजे हम लोग ट्रेन से उतरे और किशोर के क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते में किशोर ने मुझसे कहा, देख, एक काम तो है पर थोड़ी परेशानी है, कर पाएगा? इस पर मैंने कहा, कैसी परेशानी? तब किशोर ने बताना शुरू किया, दरअसल एक घर है, तुझे हर रात वहां पहरेदारी करनी है, पर लोग कहते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है, वो घर भूतिया है, इसलिए वहां कोई पहरेदार नहीं रहे। पर अगर तू ये काम कर पाएगा तो तुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था तो मैं तुरंत ही राजी हो गया। अगले दिन किशोर मुझे अपने मालिक के पास ले गया। किशोर के मालिक ने मुझसे बिना कोई सवाल जवाब किए मुझे काम पर रख लिया। ये इतना आसान होगा मैंने सोचा नहीं था, पर साथ ही साथ किशोर के मालिक ने मुझे एक चेतावनी भी दी। देखो, कुछ भी हो जाए पर तुम उस घर के अंदर मत जाना। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी होगी। आज रात से ही काम पर लग जाओ। काम मिलने से मैं काफी खुश था, पर कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। पर जब तय किया है तो ये काम करूंगा। रात 10 बजे से थोड़ा पहले ही मैं उस घर के पास पहुंच गया। ठंड का मौसम था और चारों तरफ कोहरा पसरा हुआ था। उस घर के बाहर एक छोटा सा बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं उसी बेंच के ऊपर बैठ गया। हवाएं काफी तेजी से चल रही थीं। ऊपर से चारों तरफ खुला होने की वजह से ठंड थोड़ी ज्यादा ही लग रही थी। हालांकि मेरे पास एक चादर था, पर वो उस जमा देने वाली ठंड के लिए काफी नहीं था। खैर, मैं बेंच पर बैठा रहा। मैंने यूं ही बैठे बैठे एक नजर घुमाकर टॉर्च की रोशनी में उस घर को देखा। वो घर काफी बड़ा और काफी पुराना मालूम पड़ रहा था। मुझे किशोर की एक और बात खटक रही थी कि यहाँ तो भूत प्रेत जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, फिर लोग यहाँ आने से क्यों डरते हैं। वहां उस घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ घना जंगल। भूत से तो नहीं, पर मुझे उस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा लग रहा था। यूं ही उस बेंच पर बैठे बैठे 10 से 11 और 11 से 12 बज गए। मुझे काफी नींद आने लगी। कुछ देर तक तो मैं जगे रहने की कोशिश करता रहा, मगर फिर नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया मुझे कुछ याद नहीं।
ना जाने कितनी देर बाद। मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई आवाज लगाकर किसी को बुला रहा हो। मैं अपनी जगह पर से उठकर बैठ गया और उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाज घर के भीतर से आ रही थी। मैं थोड़ा अकबका गया कि भला घर के भीतर से आवाज कैसे आ सकती है, जबकि घर में तो कोई रहता ही नहीं है। एक बार को मैंने सोचा कि अंदर जाकर देखता हूं, मगर फिर मालिक की कही गई बात याद आ गई। उन्होंने अंदर जाने से सख्त मना किया था। कहीं ना कहीं मुझे अब डर भी लगने लगा था, पर फिर मैंने सोचा हो सकता है अंदर कोई चोर हो। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे के पास जाकर जैसे ही हाथ मारना चाहा कि वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। मुझे लगा शायद हवा से खुल गया होगा और मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर दाखिल होते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। शायद ठंड काफी बढ़ गई है, यही सोचकर मैं आगे की तरफ जाने लगा। वो घर बाहर से जितना बड़ा लग रहा था, अंदर से और भी ज्यादा बड़ा था। खैर, मैं आगे बढ़ता गया। वो आवाज घर के अंदर से ही कहीं से आ रही थी। अभी मैं उस घर के हॉल रूम में पहुंचकर उस आवाज को सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक खुले हुए कमरे के दरवाजे पर गई, जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। मैं चलते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचा और जब अंदर झांका तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उस कमरे में एक आदमी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था और उसके सामने की तरफ, यानी मेरे नजरिए से उसके पीछे एक टेबल पर एक आदमी लेटा हुआ था। मुझे वो आदमी भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा जरूर ये कोई चोर है, जिस वजह से मैंने उसे हड़काते हुए कहा, "ए, कौन है वहां पर?" मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देख मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। उस आदमी का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और उसके हाथों में इंसानी मांस था। इतने में ही मैंने जब उसके पीछे लेटे हुए उस आदमी की ओर देखा तो मेरे हाथ पैर जोर जोर से कपकपाने लगे, क्योंकि उस आदमी का पूरा शरीर फड़ा हुआ था और शायद उसी का मांस उस आदमी के हाथों में था। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे गिर गया। धीरे धीरे वो आदमी अब मेरी ओर बढ़ने लगा था। खून से सने उसके लाल चेहरे के बीच सफेद चमकती उसकी आंखें मुझे लगातार घूरे जा रही थी। जैसे तैसे मैं उठकर खड़ा हुआ और दौड़ते हुए घर से बाहर की ओर भागने लगा। शायद वो पिशाच भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं। मैं बिना कुछ सोचे समझे बस भागे जा रहा था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी किसी चीज से पैर टकराने की वजह से मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर खड़ा हो सकूं। मैं वहीं पड़े पड़े पीछे पलटा तो वो पिशाच ठीक मेरे पीछे ही खड़ा था। धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाकर मेरी ओर आने लगा। मैं समझ चुका था कि आज ये मेरी आखिरी रात होने वाली है और मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पिशाच एकदम से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। कुछ पलों के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन जब होश आया तो मैं सीधे भागकर उस घर से बाहर निकल आया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र किशोर से किया तो उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक मर्डर हुआ था,
कहते हैं कि तब से जो भी उस घर के अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। साथ ही किशोर ने यह भी कहा कि मेरे गले में बजरंगबली का लॉकेट है, इसलिए उस पिशाच ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उस रात मेरी जान तो बच गई, मगर मैंने वो काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।